नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने खिलाड़ियों, फ़िल्मों और जो मिस इंडिया प्रतियोगिता होती है, उसको लेकर के दिया। स्टेटमेंट उनका ये था कि मैंने मिस इंडिया प्रतियोगिता जो होती है, उसकी मैंने लिस्ट निकाली और मैंने देखा कि 1947 से लेकर के आज तक कोई भी उसमें दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब से कोई भी मिस इंडिया नहीं हुई। खैर, ये बात ऐसी है कि इसमें कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं है। दूसरा ये है कि ये सभी जानते हैं कि जो ओबीसी हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, वो अपेक्षाकृत साधनहीन हैं। उतना फॉरवर्डनेस भी नहीं है। जिस तरह की वो प्रतियोगिता होती है मिस इंडिया की, तो आम तौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, वो खुद को उतना एक्सपोज कर भी नहीं पाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। लेकिन उनका जो मुद्दा था वो नहीं था। उनका मुद्दा था कि रिजर्वेशन। तो यहाँ पे दो तीन बातें आती हैं। पहली तो ये कि इस देश में स्वतंत्रता से लेकर के आज तक लगभग 45-50 साल कांग्रेस पार्टी ने अकेले राज किया है। तो उन 50 सालों में आपने देश में वो स्थिति क्यों नहीं पैदा की कि लोग इस तरह की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकते, वो इतने फॉरवर्ड हो सकते। लोगों से मतलब जो ओबीसी, एससी, एसटी और उनके हिसाब से आदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। तो यद्यपि अल्पसंख्यक के मामले में उनका स्टेटमेंट पूरी तरीके से झूठा है, आधारहीन है और मुझे लगता है कुटिलतापूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी अल्पसंख्यक लड़कियां जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती थी इस देश में मिस इंडिया हुई हैं। कई मुस्लिम लड़कियां हुई हैं जो बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी की रही हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कुछ याद है कि जीनत अमान शायद उनमें से एक हैं। जीनत अमान का नाम सभी ने सुना होगा, फिल्मों की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं और बहुत ही बोल्ड अंदाज था उनका। तो शायद मैंने कहीं पढ़ा था, मैं उस पर दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो मिस इंडिया रही हैं। इसके अलावा सिख समुदाय की कुछ लड़कियां रही हैं, पारसी समुदाय से रही हैं और भी समुदायों से रही हैं। तो ये जो उनका दावा था वो नितांत झूठा था। जहां तक बात एससी, एसटी, ओबीसी की है, तो उसमें इक्का दुक्का लोग हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं हुए हैं, ये बात सच है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आप का जोर बहुत ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी प्रतिभा, अपनी वाकपटुता और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। और जहां तक बात अगर की जाए पक्षपात की, तो वो तो भाई प्रतियोगिताएं हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी प्रतियोगिता जिसमें कोई ज्यूरी बैठती है और वहां पे पक्षपात ना होता हो, ये मुझे समझ में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता जरूर है और ये सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब मैं आ जाता हूं थोड़ा राजनीति पर। राहुल गांधी के उस बयान के बाद मैंने 1947 से लेकर के आज तक के जो कांग्रेस अध्यक्ष हुए हैं उनकी लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में लगभग मेरे ख्याल से 18 लोग
कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, जिनमें से 1978 से लेकर के 1991 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, यानी कि 13 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1998 से लेके 1998 से लेके 2022 तक, यानी कि 24 साल दोबारा फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो 24 और 13 37 साल, 37 साल तो लगातार, केवल लगातार का मतलब ये कि पहले 13 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और इधर 24 साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी पहले भी 1 साल के लिए अध्यक्ष रही थी, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और वो साल था 1959-60। खैर, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम पढ़ के सुनाता हूँ जो जो लोग अध्यक्ष रहे हैं। 1948 से लेके 50 तक पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जाति से ब्राह्मण थे। 1950 से लेके 51 तक, यानी कि 1 साल के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन रहे, जो खत्री थे। जवाहरलाल नेहरू 1951 से लेके 1955 तक अध्यक्ष रहे। सभी जानते हैं कि वो ब्राह्मण थे। यूएन डेवर जो थे, इनके विषय में मैंने सर्च किया, लेकिन इनकी जाति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। ये 55 से 59 तक 4 साल अध्यक्ष रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी 59 से 60 के बीच में अध्यक्ष रहीं। राहुल गांधी के हिसाब से वो ब्राह्मण हैं, तो इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण थी। इसके बाद एन संजीव रेड्डी उच्च वर्ग से आते हैं। के कामराज के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो एक डिप्रेस्ड समाज से आते थे, या यूं कह लें कि जो डिप्रेस्ड नहीं कहना चाहिए, मतलब दलित समाज से आते थे, लेकिन ऐसा कांग्रेस कहती है। मैंने जब विकिपीडिया पे सर्च किया तो उनके विषय में बताया गया कि उनके पिता जो थे वो नारियल के व्यापारी थे, और व्यापारी, जहां तक मेरी जानकारी है, वो इस देश में बनिया वर्ग से ही हुआ करते थे। साउथ के हैं, हो सकता है कि वो ऐसे समाज से आते हों जो दलित हो या पिछड़ा हो। इसके बाद एस निजलिंगप्पा लिंगायत समुदाय से आते थे। जगजीवन राम, जो कि 70 से लेके 72 2 साल के लिए अध्यक्ष हुए, वो शेड्यूल कास्ट से थे। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, सभी जानते हैं ब्राह्मण थे, 72 से लेके 75 तक वो अध्यक्ष रहे। देवकांत बरुआ कायस्थ समुदाय से थे, 75 से 77 तक रहे। और ये के बी रेड्डी, ये भी उच्च समुदाय से थे। ये 1 साल के लिए 77 से 78 के बीच में रहे, और 78 से लेके 84 तक इंदिरा गांधी, और 84 से लेके 91 तक राजीव गांधी। और उसके बाद के अगर आप 5 और 2 7 साल निकाल दें 2022 तक, जो राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी की हत्या के बाद जो आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया था, और उसमें पीवी नरसिम्हा राव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बाद में अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो 5 साल तक अध्यक्ष रहे, 91 से लेके 96 तक। बीच में 2 साल के लिए सीताराम केसरी रहे, 96 से 98 तक। और सीताराम केसरी को किस तरह से अध्यक्ष पद से निकाला गया था, किस तरह से उन्हें ऑफिस से बाहर फेंका गया था, जिसके वीडियो भी अवेलेबल हैं, उनकी धोती तक खुल गई थी। तो दलितों का कितना सम्मान होता है कांग्रेस पार्टी में, ये उसका प्रमाण था। सीताराम केसरी दलित थे, नरसिम्हा राव भी ब्राह्मण थे।
तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो एक सीताराम केसरी 2 साल के लिए, दूसरे बाबू जगजीवन राम 2 साल के लिए, और तीसरे अगर कुछ हद तक माने जा सकते हैं क्योंकि उनके विषय में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, के कामराज। तो ये 3 लोग, 18 लोगों में 3 लोग दलित समुदाय से हुए, और जो ओबीसी समुदाय है उससे लगभग कोई नहीं हुआ, क्योंकि खत्री जो है वो अब किस स्थिति में है मुझे नहीं पता, लेकिन शुरुआत में उनको ओबीसी कैटेगरी में नहीं गिना जाता था। और लिंगायतों की स्थिति कर्नाटक में क्या है आज की तारीख में मुझे नहीं पता, लेकिन लिंगायतों की स्थिति उच्च वर्ग में होती है ये पता है। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो 18 अध्यक्ष हुए, और उन 18 अध्यक्षों में से केवल 4 लोगों ने 37 साल अध्यक्षता की, जो गांधी परिवार से थे, और बल्कि उसमें अगर जवाहरलाल नेहरू वाला समय भी जोड़ लिया जाए उनका 4 साल का, तो 41 साल, 1 साल इंदिरा गांधी का 42 साल। इंदिरा गांधी 2 बार अध्यक्ष हुई थी, तो 42 साल, जो कुल मिलाकर के अभी तक 47 से लेके अब तक, यानी कि 2024 जो चल रहा है, इसमें भी ये मल्लिकार्जुन खड़गे का और जोड़ दीजिए 2 साल, तो 3 इन्होंने एससी अध्यक्ष दिए हैं, बाकी सारे के सारे सवाल अध्यक्ष थे। तो कोई कांग्रेस से राहुल गांधी से ये पूछे कि आप किस आधार पर ये बात करते हो। प्रधानमंत्री तो आपने आज तक कोई ना ओबीसी दिया, न एससी दिया, न एसटी दिया। जितने प्रधानमंत्री आपके हुए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा राव रहे हों, मनमोहन सिंह रहे हों, जितने प्रधानमंत्री आपने आज तक दिए वो सारे के सारे सवर्ण थे। तो भाई इस तरह के स्टेटमेंट देके आप कहना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो। अब तो मुझे डर इस बात का है कि किसी दिन राहुल गांधी इस देश के महिला अधिकारियों या महिला नेताओं से ये सवाल ना पूछ बैठे कि अगर आपके 2 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं तो वो सारे के सारे एक ही जाति या एक ही धर्म के क्यों हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह की नीचता पर वो आदमी उतारू है, वो ऐसा पूछ दे तो कोई बड़ा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वो जिस निचले स्तर पर जाकर के ये जाति विभाजन करना चाह रहा है, उसमें किसी दिन वो इस तरह का सवाल कहीं उछाल दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बीजेपी और बाकी दल जो है उसे बालक बुद्धि कह के टाल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो बालक बुद्धि नहीं बल्कि बहुत ही कुटिल दिमाग आदमी है, या यूं कह लें कि वो कुटिल दिमाग लोगों के हाथों में खेल रहा है। इस बात पर आप लोगों को भी फोकस करना चाहिए कि ठीक है, आरक्षण की मांग सबकी होती है, मैं भी ओबीसी कैटेगरी से आता हूं, मुझे भी आरक्षण का लाभ मिलता है, आरक्षण मुझे चाहिए, दलितों को मुझसे ज्यादा चाहिए, और जो एसटी हैं उनको शायद उनसे भी ज्यादा चाहिए, जब तक कि स्थिति ऐसी नहीं हो जाती कि एकरूपता आ जाए। और एकरूपता आने में भी बहुत समय लगने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण भी उतने समय तक रहने वाला है। आप रोज गाना गाइए, आरक्षण नहीं हटने वाला। कोई राजनीतिक दल आकर के आरक्षण नहीं हटा सकता अभी हाल फिलहाल। अगर आपको आरक्षण हटाना है तो सबसे पहले आपको जाति विभेद खत्म करना होगा, समाज में एकरूपता लानी होगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से। तो जब तक ये विभेद बना रहेगा तब तक आरक्षण बना रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जाति विभेद पैदा कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। और मुझे तो लगता है कि योगी जी ने जो अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आगरा में दिया, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि योगी जी ने तो बांग्लादेश का उदाहरण दिया, उदाहरण तो आपको देना चाहिए केरल का दीजिए आप। क्या हो रहा है केरल में, किस तरीके से जो वहां की हिंदू आबादी थी, जो वहां के आदिवासी आबादी है,
उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई किस तरह से बनाया जा रहा है, मुस्लिम किस तरह से बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि कितनी आबादी मुसलमानों की बढ़ती चली जा रही, कैसे बढ़ती चली जा रही है। दो ही चीजें हैं, एक तो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, दूसरा ये कि वहां कन्वर्जन हो रहा है। और सबसे क्रूर उदाहरण अगर कहीं पर है तो वो है कश्मीर घाटी का, जहां पर उन्होंने हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने के कारण उनको काट डाला, मार डाला, भगा डाला, औरतों के साथ बलात्कार किए। किस तरह की भयावह स्थिति वहां पर हुई। तो ये जो एक तरीका राहुल गांधी ने अपनाया है जातियों में बांटने का, कुछ लाभ उनको मिला है, हालांकि उस लाभ को मैं ये नहीं मानता कि वो जातियों में बांटने की वजह से मिला है, उसमें बहुत सारे दूसरे कारण रहे हैं, बहुत सारी असफलता रही है वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है उसकी, लेकिन उनको लगता है कि इससे हमको लाभ मिला है और वो इस पर और ज्यादा निम्न जो व्यवहार होता है उस व्यवहार के साथ, मतलब नैतिकता को बिल्कुल परे रखकर वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जो इसमें उनका साथ दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय दलों की बात समझ में आती कि उनका आधार ही पूरी तरीके से जो ज्यादातर जगहों पर जो ओबीसी समुदाय है वो है, और कुछ पार्टियों का जो बेस है वो या तो एससी है या एसटी है, तो उनकी बातें समझ में आती, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की ये बात समझ से परे है। तो दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो वो कुटिल दिमाग है या वो कुटिल दिमाग लोगों के हाथ की कठपुतली है। इस चीज पर आप लोग जरूर विचार करें और यथासंभव लोगों को जागरूक भी करें। मेरा दावा है कि कोई भी राजनीतिक दल आने वाले कम से कम 30-40 साल तक आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता, और अगर वो गलत तरीके से आरक्षण को डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए हमारे पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। जैसे अभी जैसे उत्तर प्रदेश का मसला है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी हुई, कोर्ट ने उस लिस्ट को नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, आप नई लिस्ट बनाइए, और जो 19,000 लोग जो ओबीसी कैटेगरी से उसमें सम्मिलित होने चाहिए थे उनको आप सम्मिलित कीजिए। तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, मनमानी कोई नहीं कर सकता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि बहकावे में नहीं आना है, इन लोगों की गंदी राजनीति में नहीं फंसना है। और अभी एक ताजा मसला है, मुझे याद आ गया, मैं अभी देख रहा था कि 3-4 दिन से मसला उठा हुआ है कि पटना के पास एक शायद कोई फतुहा या कोई जगह पड़ती है, तो वहां पर एक पूरे गांव पर जो वक्फ बोर्ड है उसने दावा कर दिया है, पिछले 3-4 साल से मसला चल रहा है लेकिन ये अभी उभर करके सामने आया है, वहां उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि ये पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है और इसमें जो लोग भी रह रहे हैं वो इसे खाली कर दें। और जब वहां के लोग डीएम के पास गए, अपने कागज वगैरह उन्होंने दिखाए जा करके, तो डीएम ने हाथ खड़े कर दिए, बोले इसमें मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, आप जो है इसको लेकर के ट्रिब्यूनल के पास जाइए। ट्रिब्यूनल कौन? वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल। मतलब जो आदमी आपसे कह रहा है कि ये जगह खाली कीजिए, उसी के पास आपको जाके कहना कि भैया हमारा इंसाफ कर दीजिए। ये कानून बना करके गई थी कांग्रेस की सरकार 2011 में, ये माफ कीजिए 2013 में। अगर आपको ऐसे ही कानूनों में फंसना है, इसी तरह से अपनी संपत्ति का, अपने अधिकारों का हनन होते हुए देखना है, तो वो आपकी खुशी है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिक्कतों के साथ हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, हमें इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो फिर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जातियों में बंटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सरकार बदलना भी चाहते हैं तो कोई ऐसे दल की सरकार लेकर के आइए जो कम से कम इस तरह के घटिया कानून बना करके हमारे जीवन को बर्बाद न करे। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।